हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल आरएन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मॉडल पेपरों की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 विषय हिंदी और मॉडल पेपर नंबर 4। समय या आप यहाँ पर लिख रखा है 3:15 पूर्णांक 80 ही है। सामान्य निर्देश आप लोग हर मॉडल पेपर के अंदर पढ़ते ही हो, तो वैसा का वैसा प्रारूप आपको बोर्ड की परीक्षाओं में भी मिलने वाला है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो नंबर पॉइंट 5 है उसका आप विशेष जरूर ध्यान रखें कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक जो भी छात्र है तो सभी को मॉडल पेपर मिलाना बहुत ही अनिवार्य है। मॉडल पेपर आपके परीक्षाओं का बहुत ही कम समय रह गया है, तो मॉडल पेपर मिलाने का जो मेन मकसद यही है कि जब आप परीक्षाओं के अंदर बैठोगे तो आपको ये ऐसा होगा, फील होगा कि हाँ, मैंने जो मॉडल पेपर पढ़े हैं उनके जैसा ही मेरा पेपर आ रहा है, तो आपको इसमें कोई ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होगी। अब मैं बिना देर किए अपने सीधे प्रश्न और उत्तर पर चलता हूँ। मेरा जो पहला प्रश्न है कि निम्न किस में समास का सही प्रयोग हुआ है? लब्ध, प्रतिशत, शिरोमणि कवि, नवरात्रा और निरपराधी। पहले के अंदर 9 रात्रों का समूह जिनमें द्विगु समास भी माना जाता है, वह नवरात्रा के अंदर 9 रात्रियों का समूह समास का सही प्रयोग हुआ है। आगे निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण देना है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा घर यही है। निजवाचक सर्वनाम का मतलब यानी कि वो स्वयं यानी कि निजता का काम करता है, तो ऑप्शन इसके अंदर ब माना जाएगा। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये नहीं है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित्र का किस कांड से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये है आपके बाल कांड से। स्मृति पोथे से क्या आशय है? स्मृति पोथे से क्या आशय है? इस स्मृति का मतलब है कि स्मृति रूपी संबल, स्मृति रूपी संबल। अगला 5वां प्रश्न है, उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? उत्साह जो कविता है उसके अंदर वीर रस का प्रयोग किया गया है। मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला जाता है? तो मुख्य गायक है भटकता हुआ कहाँ चला जाता है? जंगल में, संगीत सभा में, अपने बचपन में, तो अनहद में। राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ है बेनीपुरी रचनावली से। लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया? लेखिका को दुनिया के तो यहाँ कर प्रवेश करवाने वाले जो लोग थे, जैसा कि 8वें प्रश्न के अंदर यहाँ है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। अगला है, शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है? काशी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये है आनंद कानन से। अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो 10वें के अंदर ए हो जाएगा, ऑप्शन ब इसके अंदर माना जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक है अजय अज्ञे। यहाँ जो 9 है, 9 के अंदर सॉरी ये गलत हो गया है, जो ऑप्शन नंबर 9 नहीं है, 11 के अंदर से है अज्ञे। माता का अंचल पाठ के वर्णनकर्ता का असली नाम क्या है? तो असली नाम रह गया तारकेश्वर नाथ। तो जैसे 11वें के अंदर से है। अगला हम रिक्त स्थानों की तरफ चलते हैं। ये मैं मौखिक बताने वाला हूँ और आप लोगों को अच्छी तरीके से सुनना है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाता है? उसको अव्यय शब्द कहलाते हैं। जिस क्रिया के साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल है।
अगला है गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के गुण या दोष का बोध करवाया जाता है। पांचवें के अंदर है कि जिस समास में पहला पद संज्ञावाची हो वहाँ संज्ञावाचक होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ और सही उच्चारण होता है उसे कहते हैं, तो उसको सार्थक शब्द भी कहते हैं। अगला आपको अपठित जो गद्यांश है उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको जहाँ जो भी प्रश्न दिए हुए हैं 6 उनके उत्तर आप लोगों को देना है। कबीर ने समाज में रहकर के समाज के बड़े समीप से निरीक्षण किया कि समाज में फैले ब्रह्मांडर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण को ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो एकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व उतना ऊंचा था कि सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो कबीर का अच्छा है, इनको पढ़ना है आपको। अब आपको सीधे उत्तर पर चलना है। प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को मौखिक बता रहा हूँ। आप लोगों को जैसे कि प्रत्येक मॉडल का कि मेरा जो सिस्टम है कि एक खंड खत्म होने के बाद में आपको सब के उत्तर मिलेंगे और दूसरा खंड होने के बाद उनके उत्तर मिलेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसमें आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। अच्छी तरीके से मॉडल पेपर को एक बार नहीं 4 बार आप देखिएगा और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके 90% से एक भी लड़के के कम नहीं बनेगा जिसने अगर मेरे मॉडल पेपर पढ़े हैं। अगला है प्रस्तुत गद्यांश में उचित शीर्षक आपको लिखना है कि कबीर का साम्यवाद और साम्यवाद से कवि कबीर। अगला है कबीर ने किस भक्ति मार्ग का प्रचार किया? कबीर ने निर्गुण भक्ति का ये प्रचार किया है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? कबीर ने हिंदू और मुस्लिमों के मध्य सामान्यवादी दृष्टिकोण को अपनाया। कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया? तो ये दिया है उसने कर्मकांड, ये बोलचाल यानी खिचड़ी भाषा के अंदर। कबीर ने किसका विरोध किया? कबीर ने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। सगुण शब्द का विपरीत यानी कि विलोम शब्द आपको लिखना, तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण। अगला जो गद्यांश है इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर उत्तर यानी कि रणभेरी सुन कहे विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे, करते हुए प्रेम की उलझन में पत भूल न जाना पथिक कहीं। तो अच्छी तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना है क्योंकि अगर मैं आपको पूरा जैसे बोल के सुनाऊंगा तो बहुत टाइम है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए टाइम का थोड़ा सा महत्व समझते हुए हम लोग ये कम आगे हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो पथ को भूलने जाना पथिक या पथिक का कर्तव्य बोध। अगला है कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे, पंक्ति में किसके लिए कहा गया है? तो माँ, बहन, पत्नी और परिवारजनों के लिए कहा गया है। अगला है कि पथ भूलने जाना पथिक कहीं, पंक्ति में पथिक कौन है? तो पंक्ति में पथिक है वीर सैनिक। पल भर भी पड़े असमंजस्य में, पंक्ति में असमंजस्य का क्या अर्थ है? इनका अर्थ है कि काश यानी कसमकस होना अर्थात दुविधाग्रस्त होना। अगला है सैनिक क्यों अजस्य यानी कि असमंजस्य में हो सकता है? तो सैनिक निजी स्वार्थों के कारण असमंजस में हो सकता है। भारत माँ की आहुति क्यों मांगती है? भारत माँ आहुति क्यों मांगती है? स्वतंत्रता की ज्वाला हेतु माँ आहुति मांगती है। अब जैसे आपके खंड ए है खत्म हो गया है, खंड ए आप अच्छी तरीके से उत्तरों को देखना है और मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक बालक को मॉडल पेपर मिलाने चाहिए। सभी सब्जेक्टों को आपको बारी बारी से मॉडल पेपर भी मिलेंगे। तो यहाँ आप जिस तरीके से आप लोगों ने उत्तर देखा होगा तो उत्तरों को भी आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। बाकी जो यहाँ बच रहे हैं, अब मैं खंड बे को चलता हूँ। खंड बे के अंदर है कैप्टन चश्मे वाले के सामने खड़ा देकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए कि हालदार साहब ने नेताजी के प्रति सम्मान की भावना को देख करके सोचा शायद ही कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। तब नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया? नवाब ने खीरे को पानी में धोकर तौली से पोंछ कर फिर चाकू से काटकर इसको खाने योग्य बनाया। अगला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है? तो इस पाठ के अंदर विनम्रता, मर्यादा पालन, शील युक्त आचरण अपनाने का संकेत किया गया है। अगला है दुर्त रचित मुस्कान के मर्थक में भी जान डालने में असमर्थ होती है कैसे?
यानी कवि इसके अनुसार यानी कि दुत्रित मुस्कान का मर्तक मूल्य व्यक्ति को अपने जीवन में संचार कर सकती है। एक संवेदनहीन व्यक्ति भी अबोध और सुकुमार शिशु की मोहक मुस्कान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अगला है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं का अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? यानी कि बाह्य दबाव है वो संपादकों का दबाव आग्रह, प्रकाशक के दबाव का आग्रह है, आर्थिक आवश्यकता का दबाव, इसके अलावा लेखनीय सांख्यिकीय दबाव भी होता। अगला है, गंतों को मेहनतकश बदमाशों का शहर क्यों कहा गया है? तो गंतोस को मेहनतकश बदमाशों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि पर्वत स्थल पर यहाँ के निवासी ने कड़ा संघर्ष करके गंतों को अंति मनोरम बनाया, जिनके अनेक सुविधाओं के बीच अपना जीवन और दीनहीन भावनाओं को देखते हुए बादशाहों को तुल्य मस्ती को व्यतीत करते हुए बताया था। अगला है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि क्रोधित होना, और वाक्य में प्रयोग भी करना है कि महेश ने सुरेश को किताब फाड़ दी तब वह आग बबूला हो गया। अगला खंड आपको बे के उत्तर जो मिलते हैं आपको अच्छी तरीके से उनको देखना है, और जो मैंने बोला है और आपने जो प्रश्न पढ़ा है उसमें कितना डिफरेंट आ रहा है, आप अच्छी तरीके से उनका आप लोगों को मनन करना है। अगला जो 7वें 8वें का अंदर भी आपको अच्छी तरीके से देख रहा है, आपको अगर थोड़ा सा अगर आपको आराम से इस वीडियो को देखना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। अब मैं चलता हूँ आपके खंड से की ओर। खंड से में है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लोगों को लिखना है। जैसे गद्यांश से अपनी किताब से लिया गया है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, यहाँ गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को भी कहते हैं। तो ये अच्छा आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि मैं अगर आपको पूरा पढ़ कर सुनाऊंगा तो टाइम थोड़ा सा अगर ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं टाइम कम लगे इनके लिए आप लोगों के लिए प्रयास मैं करता हूँ। अगला मैं सीधे प्रश्नों पर चलता हूँ कि भगत जी पोतहू का पुत्र की मृत्यु पर क्या करने को कहते हैं? तो पुत्र की मृत्यु पर उसने रोने के बजाय उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। भगत जी ने पोतहू को किस प्रकार सांत्वना दी? यानी कि उसने कहा कि पुत्र की मृत्यु पर पोतहू को सांत्वना देते हुए भगत जी ने कहा कि दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। वीरहीन ने अपने प्रेम जी से जा मिली, भला इससे बड़ा आनंद क्या होगा? अगला है, भगत जी का विश्वास क्या कहता है? जो भगत जी का जो विश्वास है वो ये कहता है कि आत्मा का परमात्मा मिलने का सिर्फ एक साधन है। अगला है, भगत जी पोतहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन क्या है, क्षण भंगुरता को, क्योंकि वे जीवन को क्षण भंगुरता को समझते हैं। अथवा के अंदर भी आपको एक गद्यांश दे रखा है, दोनों में से अगर किसी का कोई भी अगर आपको सटीक उत्तर आ रहे हैं तो वही गद्यांश आप लोगों को करना है। ये गद्यांश आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इस गद्यांश और प्रश्नों को, और फिर आपके उत्तर आपको यहाँ मिलाने का प्रयास किया, एक मैंने अपने मौखिक बताया है। अगला है, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एक के उत्तर मैं आपको मौखिक बताऊंगा, दूसरे को आपको स्वयं को ढूंढना है कि मधुप गुण गुना कर कह जाता है कौन, कहानी ये अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो ये आपका जो पद्यांश है आपको पढ़ना है। इस पद्यांश का प्रतीकार्थ क्या है? इस काव्यांश में कवि प्रसाद अपने जीवन के प्रतीकात्मक वर्णन किया है, और प्रतीकार्थ का अर्थ यह है कि नाशवान संसार में दुख तकलीफों का कोई अंत नहीं है, यानी कि दुख और तकलीफ आते रहते हैं। अगला है, कवि ने अपनी बीती दुर्बलताओं को क्या नहीं कहना चाहते? क्योंकि ये कवि जानते हैं कि सच्चा आत्मकथा लेखक अपनी व्यथा, कथा और कमजोरियों और बुराइयों को सहज और स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। अगला है, मधुप प्रतीकात्मक रूप में क्या कहता है? यानी कि मधुप अर्थात भ्रमर का प्रतीकात्मक रूप ग्रहण कर मन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। कवि के अनुसार उनका जीवन दुख भरी कहानी है, अपनी दुर्बलताओं को पढ़कर इसमें कोई सुख नहीं मिलेगा, इसलिए कवि ने अपनी आत्मकथा महत्वहीन कहा है। अथवा के अंदर जो भी है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उसके बाद में आपको उत्तर इनमें से ढूंढना और फिर जाना है उत्तरों पर। अगला है, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया? विस्तार से वर्णन आप लोगों को करना है।
तो ये प्रश्न नंबर 14 है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। सरलता, सत्यनिष्ठा, कर्मशीलता, परोपकारी, ईमानदारी और निस्वार्थ सामाजिक आकर्षणों को निर्लिप्तता पर काम, क्रोध और मोह का लोभ परित्याग आदि के गुणों का होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खां को शहनोई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह खां को शहनोई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ शहनोई हमेशा मंगल ध्वनि पर निकलती है। अगला है, संगीतकार का मुख्य गायक का साथ देने के लिए क्या क्या करता है और क्यों? जो संगीतकार का मुख्य गायक भारी आवाज के साथ साथ अपनी कमजोर, सुंदर व कांपती आवाज देता है। अगला है, अब जो खंड 6 है इनके आपको उत्तर अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है और उत्तरों को देखते हुए फिर जो 13वां प्रश्न है उनके भी आपको उत्तर अच्छी तरीके से पॉइंट के माध्यम से आपको समझाना है। और मॉडल पेपर आप प्रत्येक बालक आपको अच्छी तरीके से मॉडल पेपरों को मिलाना है ताकि प्रत्येक बालक 80 प्लस 90 प्लस यानी क्रॉस कर जाए, क्योंकि मॉडल पेपर को आप बार बार मिलोगे तो आपको वहाँ बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अगला है, कवि नागार्जुन ने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय पर लिखिए। यानी कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 को हुआ। उनका मूल नाम वेदवाद मिश्र था। उसके आधुनिक युग में जनवादी चेतना के प्रमुख कवि थे। तो ये आपको लिखना है। यशपाल के कर्तृत्व और व्यक्तित्व का विषय भी आप लोगों को लिखना है कि यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। उन्होंने पढ़ाई के दौरान लाहौर कॉलेज से की और वे क्रांतिकारी धारा से जुड़ गए। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार है। सामाजिक विषमता और राजनीतिक पाखंड रूढ़िवादियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। अगला 17वां प्रश्न है कि माता के अंचल पाठ उन प्रसंगों के नाम लिखे जो दिल को छू गए हैं। अगला जो प्रश्न है 17वां प्रश्न कि पाठ एक ऐसे रोचक प्रसंग आए हैं जो दिल हमारे छू गए और उसमें प्रसंगों को अच्छा दिल छूने वाला प्रसंग वह भाग लगा है। कटाओ पर किसी की दुकान का न होना इसलिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में हमें राय देना है कि कटाओ सिक्किम का एक खूबसूरत किंतु वीरान पहाड़ी पर स्थान है जहाँ पर प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ का आनंद लेने के लिए जब घुटनों तक लंबे बूटों की आवश्यकता महसूस हुई तब उसने देखा कि झागू की तरह किराए पर जूते मुहैया कराने वाली एक भी दुकान नहीं है। तो उसने यहाँ पर ये बहुत बड़ा अपना कथन कहा है। अगला जो प्रश्न है, अगला जो 18वां प्रश्न है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर आपको निबंध अच्छे तरीके से लिखना है। निबंध का लिखावट आपकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, उसके अंदर 5-7 लाइन लिखनी है। फिर बेटी बचाओ का अर्थ क्या है, उस अर्थ के अंदर आपको 5-7-10 लाइन लिखनी है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का उद्देश्य क्या है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्रियान्वयन कब कब हुई थी, यानी कब कब लागू हुआ और इसमें क्या क्या लोगों के अंदर आउटपुट आए, और उपसंहार आपको यानी कि इसका मुख्य सार क्या है, ये आपको चीज़ों को लिखना है। अगला है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसंतपुर का विद्यार्थी मयंक मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। या आप दिल्ली की रहने वाली ममता है और अपनी सहेली कुमारी सरिता का निमंत्रण पत्र लिखिए जिसमें आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके पास जा सके। इनके लिए है कि आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। तो प्रार्थना पत्र और पत्र में थोड़ा सा फर्क होता है, तो फर्क को आपको समझना है कि उसमें क्या, पत्र के अंदर पहले पता लिखते हैं, फिर जो लिखते हैं जिसको लिखना है उसका नाम लिखते हैं और नीचे जो पत्र लिख रहा होता है उनका नाम लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पत्र के अंदर और प्रार्थना पत्र के अंदर आप जानते ही हो कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक ये चार्ज विषय वगैरह लिख करके और फिर उसमें पार्थी वगैरह लिख देते हैं। तो इसके अलावा आपके शहर पुस्तक विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। आप इसके लिए एक विज्ञापन भी आप लोगों को तैयार, तो आपके शहर पुस्तक मेले का एक आयोजन हो रहा है, इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन के लिए आपको जिस तरह से करवाया हुआ है, या आपके कोई नया वाटर पार्क खुला है तो इसके लिए भी आपको एक वो लिखना है, यानी कि विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो
आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर अभी आपको इसके उत्तर खंड दे के उत्तर देखने हैं। तो खंड दे के अंदर आप जिस तरीके से देख पा रहे हो एक निबंध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर भी। तो उसके आगे आप लोगों को देखना है कि पूरा का पूरा निबंध एक अच्छी तरीके से है। तो निबंध में कौन कौन से पॉइंटों में कितनी कितनी लाइन लिखनी है, ये पॉइंट आपको बहुत बढ़िया तरीके से 19वां प्रश्न है, और इसके अलावा यहाँ इनके उत्तर है। तो ये आज का मॉडल पेपर था। तो शायद आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।